Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 3 demand. Part 8 of the chapter. As you all know, we have seen already few parts of this chapter. So today we are here to see the further portion of the chapter. Before starting the further portion, let us have a short summarization from the previous video. What we have seen on the previous portion. Previously, we have seen about the elasticity of a demand, and in that we have seen about the price elasticity of demand's meaning, definition and the types of degrees of the price elasticity of demand. So let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous पोर्शन. सो प्रीवियसली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उसके अंदर जब भी कोई भी डिटर्मिनेंट्स जैसे कि प्राइस, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, टेस्ट या तो फिर उनका प्रेफरेंसेस या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम, ये सारी चीजों की वजह से डिमांड कैसे एक्सपांड या कॉन्ट्रास्ट होता है, ये पोर्शन कितना हद तक डिमांड बढ़ता है या घटता है, ये पोर्शन हमें जो बताया जाता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है. अब हमने एग्जांपल में ये देखा कि प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है. तो इतने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा जाता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल में देखा. व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं डिमांड जो है, प्राइस अगर कम होता है या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट यानी ऑपोजिट मैनर में कम या ज्यादा होता हुआ नजर आता है. इस पोर्शन के अंदर हमने डिटेल में ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं जब एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ता है और जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है. बट हमने ये नहीं देखा कि ये कौन से एक्सटेंट तक देखा जाता है, यानी कितने हद तक ये बढ़ता या घटता है, इसके बारे में हमने डिटेयली कुछ देखा नहीं था. तो उस पोर्शन के बारे में हमने डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर देखेंगे, ऐसा हमें इंट्रोडक्शन में दिया गया. मीनिंग के हिसाब से तो जब प्राइस कम या ज्यादा होता है उस वजह से जो डिमांड की पोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता जाता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है. इवन डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है और जैसे प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है. ये जो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रास्ट यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा गया है ड्यू टू प्राइस, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है. डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जो है 5 पोर्शन के डिग्री में देखा जाता है. फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, EP is equal to infinite. Second है perfectly inelastic demand, EP is equal to 0. थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, EP is equal to 1. फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, EP is greater than 1. फिफ्थ है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, EP इज स्मॉलर लेस देन 1. सो ये 5 डिग्री में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा जाता है, जिसके पोर्शन में सबसे पहले हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में देखा. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीटली उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं तो प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी ये चेंज नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे एक बहुत छोटा सा चेंज होने के बावजूद या अगर कंपेयर टू 0 यानी चेंज ही नहीं हुआ, ये दो सिचुएशन में भी जब डिमांड बढ़ता या कम होता जाता है उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या था? तो EP का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट ऑफ चेंज इन प्राइस.
तो डिमांड में क्या चेंज आया और जो प्राइस में चेंज आया, तो डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस जो चेंजेस के साथ देखा जाता है उसको करेंगे तो हमें ईपी का आंसर मिल जाएगा। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में भी यही किया जाएगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय जो भी इन्फिनिटी आंसर्स जो होंगे वो लगा देंगे, यानी डिमांड में जो चेंज इंक्रीज या डिक्रीज उस पोर्शन में जो भी आंसर होगा वो लगाने के बाद तो हमने -1 और +5 का देखा था, +5 डिवाइडेड बाय -1 तो आंसर आया 5। अब हमें ये याद रखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा प्योर नंबर देता है, माइनस या प्लस में पोर्शन नहीं देता है। फर्स्ट पोर्शन ये था, ग्राफ भी हमने देखा, ग्राफ में हमने ये देखा कि प्राइस और डिमांड ये जो रे जब बनता है प्राइस और डिमांड के बीच में प्राइस जो है चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड जो है वो सिर्फ चेंज होता है, इसीलिए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर देखा गया। नेक्स्ट हमने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करते तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे हमने जो प्रीवियस टॉपिक देखा था उसके रिलेटिवली बट उसका पूरा कॉन्ट्रेक्स्ट यानी ऑपोजिट में यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, या तो प्राइस बढ़ता है या तो प्राइस घटता है, बट उसके रेफर में जो डिमांड को चेंज होना चाहिए वैसा नहीं होता है, डिमांड ऐसे के ऐसे ही रहता है। प्राइस चेंज होने से यहाँ पे डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वही कांस्टेंट चेंज के बिना डिमांड देखा जाए यानी डिमांड चेंज 0 जब होता है उसे जो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वर्टिकल लाइन जो है हमें डिमांड का देखने को मिलता है, ईपी इज इक्वल टू 0 यानी डिमांड हमारा 0 वैल्यू का देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि 5 रुपए का प्राइस एक प्रोडक्ट में भरा, ठीक है, बालाजी का चिप से 5 का मिलता था 10 का हो गया, ऐसा हम मान लेते, 10 रुपए का पैकेट हो गया तो उसका डिमांड कम होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के तरीके से, बट वो काम नहीं हो रहा है। जितना उसका डिमांड लास्ट मंथ था वही ये मंथ भी है, यानी उसका प्राइस चेंज होने की वजह से उसका डिमांड जब जीरोली चेंज होता है यानी कुछ चेंजेस नहीं आते उसे जो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। फोर्थ वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करते तो ईपी इज इक्वल टू 1 आता है, यानी जितना इंक्रीज प्राइस में देखा जाता है उतना ही डिक्रीज डिमांड में, और जितना डिक्रीज प्राइस में देखा जाता है उतना ही इंक्रीज जो है हमारे पोर्शन ऑफ डिमांड में देखा जाता है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा, फॉर एग्जांपल पी प्राइस जो है वो P1 में आ गया, यानी 10 रुपीज से प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज आ गया, तो यहाँ पे डिमांड M से M1 चला गया, यानी 10 का यूनिट जो था बिकता था वो 15 हो गया, यानी 5 रुपीज माइनस में तो 5 प्रोडक्ट प्लस में, तो -5 डिवाइडेड बाई +5 या +5 डिवाइडेड बाई -5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्योरली 1 आएगा। तो इसे यूनिटरी बोला जाता है, जितना प्रपोर्शन में डिमांड बढ़ रहा है उतना ही प्रपोर्शन में उसका प्राइस कम होना चाहिए। इस तरीके से इक्वल रिएक्शन जब देखने को मिलता है उसे ईपी इज इक्वल टू 1 माना जाता है। यहां तक का टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट पोर्शन में देखा था। आज हमका उसका प्रीवियस पोर्शन देखना है, यानी कि फर्दर उसके जो 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं वो डिग्री और उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल में देखेंगे। So students, without wasting the time, let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to cover up with the relatively elastic demand. EP is greater than 1. So I am going to read it out, listen it out carefully. When percentage change in demand is proportionately more than percentage change in price, then such demand is called relatively elastic demand. For example, if price of commodity R rises by 10% and its demand falls by 30%, then its demand is called elastic demand by the formula EP is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price. -30% divided by +10% is equal to 3. This shows relatively elastic demand as the change is 3. सो कहीं ना कहीं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। सो यहाँ पे जब भी डिमांड का जो परसेंटेज चेंज होता है प्रोपोर्शनेटली, जब डिमांड का परसेंटेज क्यों चेंज हो रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से, यानी अगर छोटा सा चेंज प्राइस में देखने को मिल रहा है
उस रीजन की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा जब चेंज होता है उसे जो है ईपी इज ग्रेटर देन 1 बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी आर जो है वो 10% बढ़ गया, यानी अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज है उसका 110 हो गया। 110 बढ़ने की वजह से 30% रिडक्शन डिमांड में देखा गया, यानी 100 यूनिट जहाँ डिमांड होती थी वो 70 हो गया, यानी सिर्फ 10 रुपये बढ़ने से 30 यूनिट जब कम देखा जाता है इसका मतलब ये डिमांड जो है यहाँ पे इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू ईपी इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड divided by proportionate change in price, so is equal to minus 30% divided by plus 10%, तो minus 30% divided by plus 10% is equal to आंसर है 3। तो यानी कि एक 10% प्राइस का इंक्रीज होने की वजह से 30% जो डिमांड डिक्रीज हुआ, यानी कि 3 का जो डिफरेंस देखा जाता है तो यानी ग्रेटर देन 1। सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है वो हमेशा 1 से ज़्यादा देखा जाता है, यानी ये बहुत ही हाई पोर्शन में देखा जाता है। सो नाउ अगर हम डायग्राम के बारे में डिटेल में देखें, सो लेट अस सी द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में वाई एक्सिस बनाना है, फिर एक्स एक्सिस बनाना है, फिर आपको करना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस जो है P1 यानी कि प्राइस P1 से P में बढ़ा तो हम ये मान लेते हैं कि 90 रुपीज़ का पोर्शन था वो 100 रुपीज़ हो गया, यानी 90 में जो प्रोडक्ट बिक रहा था वो 100 रुपीज़ कर दिया गया, यानी ये तो सिर्फ 10% का इंक्रीज ऐसा मान लेते। और प्रोडक्ट जो उस टाइम पे सबसे पहले जो 130 यूनिट बिकता था वो अचानक से 100 यूनिट बिकने लगा, यानी 30% रिडक्शन देखा गया। ऊपर का एग्जाम्पल के हिसाब से मैं डायग्राम बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखो, लास्ट टाइम स्लोप हमने ऐसा देखा, अब स्लोप देखो तो थोड़ा सा ऐसा है, स्लैंट है। तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। इन द डायग्राम on the demand curve DD, when price rises by PP1 amount, demand falls by MM1 amount, which is proportionately greater than that of price. This type of elasticity is observed for luxurious goods like television, car and etc. अगर ये डायग्राम में आप देखो तो डिमांड जो है डी कर्व, अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है यानी P1 जो है राइज बाय P2 P1, यानी ये P से लेके P1 तक का राइज देखा गया है, उस टाइम पे डिमांड कम हो जाता है M से M1, M1 से M तक, यानी हम ये बोल सकते हैं जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसका कम हो रहा है। इन दिस सेंस हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लग्जरियस गुड होता है, बेसिक नीड में तो प्राइस बढ़ा, अगर साग भाजी के भाव बढ़ भी गए तो अभी खाने वाला चीजें तो खाने ही वाले, बट अगर हम लग्जरियस चीजें यूज करते, जैसे कि लग्जरियस में आप ये मान लो स्प्रे, ठीक है, स्प्रे का भाव और ज्यादा बढ़ गया तो आप स्प्रे नहीं यूज करोगे तो चलेगा ना, तो उसे लग्जरियस नीड बोला जाता है। जैसे कि टेलीविजन, कार, ये सब में अगर भाव बढ़ता है तो उस टाइम पे उसका डिमांड कम देखा जाता है, इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। इन शॉर्ट छोटा सा भाव में यानी प्राइस में जो चेंज देखा जाता है उस वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा वाला जो डिफरेंस देखा जाता है उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, सो ईपी इज लेस देन 1, हमने ऊपर देखा 3 आंसर है, यानी 1 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे पूरा 1 से कम होगा, हमेशा 1 के नीचे ही ये आंसर देखा जाएगा, तो वो 1 से ज्यादा होगा और ये 1 से कम होगा। तो हमने क्या देखा, एक तो इनफिनिट यानी कि जिसका कोई वैल्यू हम एज्यूम ही नहीं कर सकते, सेकेंड 0, थर्ड 1, फिर 1 से ज्यादा, अब 1 से कम, ऐसे 5 सिचुएशन को आपको डिटेल में याद रखना। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ईपी इज लेस देन 1। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। When percentage change in demand is proportionately lesser than percentage change in price, then such demand is called relatively inelastic demand. For example, when the price of the commodity G rises by 20% and as a result its demand falls by only 5%, then it is called the relatively inelastic demand. By the formula EP is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price is equal to minus 5% divided by plus 20% is equal to 1/4 minus 0.25
वैल्यू। सो यहाँ पे रिलेटिवली व्हेन प्राइस इलास्टिक इज लेस देन 1 then that demand is called inelastic demand of commodity। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो परसेंटेज चेंज जो है डिमांड का बहुत ही कम देखा गया प्राइस के चेंज मेजर होने के बावजूद। हमने ऊपर क्या एग्जांपल देखा कि छोटा सा चेंज प्राइस में होता है तो डिमांड का बहुत बड़ा चेंज देखा जाता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज प्राइस में देखा गया फिर भी डिमांड में बहुत उसका हल्का असर जब दिखता है उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको हमने जी नाम दिया, जी नाम का एक प्रोडक्ट बिकता है, उसका अचानक से भाव 100 रुपीज था तो 120 हो गया यानी 20 रुपए बढ़ गए, फिर भी उसका डिमांड जो अभी तक 100 यूनिट देखा गया उसमें से 5% यानी 95, 100 में से उसका डिमांड 95 तक गिर गया, यानी कि 20 रुपए बढ़ने के बाद भी सिर्फ 5 यूनिट का डिमांड कम हुआ, ये तो बहुत ही कम है, तो इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। देखो फॉर्मूला ईपी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। सो -5% डिमांड का कितना चेंज हुआ तो -5% का दिया, और प्राइस राइज कितना होता +20% का, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब जब 1 डिवाइडेड बाय 4 होता है यानी 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 0.25 आएगा। तो इस तरीके से इन इलास्टिक डिमांड जो कमोडिटी का देखा गया इसके अंदर हम ये जान सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है आंसर आएगा ईपी का वो हमेशा 1 से कम का देखा जाएगा। सो अब डायग्राम दिया गया है, लेट अस सी द डायग्राम इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो सबसे पहले डायग्राम के लिए आपको वाई एक्सिस बनाना है और फिर एक्स एक्सिस बनाना है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस और डिमांड आपने लिख लिया। सो पी का प्राइस बढ़ा, पी अभी जो है यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे उसका P1 हुआ 120, तो 100 में से 120 हुआ, तो यहाँ पे अभी 100 यूनिट बिक रहे थे। सो 100 यूनिट में से अभी 95 आ गया, तो यानी कि कितना चेंज हुआ तो 5%, ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रही हूँ। ओके, सो 100 का प्राइस जब 120 हुआ तो सिर्फ 5 यूनिट कम हुआ, तो क्या ये एक बड़ा चेंज माना जाएगा? नो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इन इलास्टिक, रिलेटिवली बहुत ही इन इलास्टिक डिमांड माना जाता है। सो हियर अ पैराग्राफ इज गिवन, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। In the diagram on demand curve DD, when price rises by PP1 amount, demand falls by MM1 amount, which is proportionately lesser than that of price. This type of elasticity is observed for necessary goods like food grains, milk, oil, etc. अगर हम ये डायग्राम की बात करते हैं तो ये डिमांड कर्व डीडी को दिखाता है, जहाँ पे प्राइस पी में से P1 तक पहुंचा, यानी आप देख सकते हो P में से P1 का गैप कितना ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया। उसके बावजूद M में से M1 तक डिमांड गिरा। आप देखो M में से M1 की डिमांड की जगह बहुत कम दिखेगी, यानी बहुत कम लेसर चेंज डिमांड के अंदर देखा गया। जैसे कि नेसेसरी गुड्स, फूड ग्रेन या मिल्क, जैसे मैंने बोला 100 रुपये किलो जब टमाटर बिक रहे थे, ठीक है, 120 किलो 180 किलो जब ऑनियन बिकते हैं, तो अभी हम तो जितना खरीदते उतना खरीद के खाएंगे तो सही ना, खाने के लिए चीज़ों तो चाहिए, भाव बढ़ जाए तो अभी थोड़ा कम तो करेंगे। तो ऐसे बेसिक नेसेसिटी गुड्स की प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ भी जाए तो अभी उसका जो है यहाँ पे डिमांड पे असर बहुत ही कम दिखता है, तो इसे इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एज आई सेड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक सारे अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिसन इट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट in a very detailed manner. As price is the cause of change in demand, in the concept of price elasticity of demand, income is the cause of change in demand. In the concept of income elasticity of demand, it means income elasticity of demand is useful to measure the change in the demand for a commodity with respect to change in the income of a consumer. आपको पता है कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ का डिमांड बहुत जल्दी चेंज होता है या असर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस चेंज के वजह से देखा जाता है। बट अगर प्राइस जो है वो चेंज
चेंज हो रहा है, बट उसके साथ साथ अगर डिमांड में अगर चेंज कहीं और देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इनकम के साथ भी देखा जाता है। अगर आपका इनकम बढ़ता है या घटता है, उसमें अगर आपका इनकम बढ़ा और प्राइस बढ़ा तो आपका डिमांड इतना अफेक्ट नहीं होगा, बट प्राइस बढ़ गया, इनकम कम रहा तो अभी ये प्रॉब्लम। तो इनकम भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे प्राइस तो एक कॉज है ही चेंज इन डिमांड, बट ये जो कॉन्सेप्ट है जब इनकम के साथ देखा जाता है तो उसे कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये यूजफुली हमें हेल्प आउट करता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी का जब इनकम चेंज होता है, यानी उसके कंज्यूमर का जब इनकम चेंज होता है, तब उस रीजन की वजह से एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट यानी एक कंज्यूमर का जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। सो मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयर इज दैट लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। देखो फैक्टर अफेक्टिंग में हमने डिटेल में देखा, फैक्टर अफेक्टिंग में हमने क्या देखा कि जब भी इनकम चेंज होता है तब उसका पोर्शन जो है चेंज होता हुआ नजर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब इनकम चेंज होता है तभी भी डिमांड में उसका इफेक्ट दिखता है। तो इनकम की वजह से जो इफेक्ट डिमांड में दिखता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। ऐसे आप लोगों को याद रखना। सो मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. It is the extent of change in demand for a good because of a change in income of the consumer. It can be expressed in the formula as income elasticity EY is equal to proportionate change of demand proportionate change in income. So यहाँ पे एक डिमांड के अंदर जो चेंज आया है, क्यों आया है? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का जो इनकम चेंज हुआ, इस रीजन की वजह से डिमांड में जो चेंज देखा जाता है उसे जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईपी के थ्रू डिनोट करते थे, तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी को हम ईवाई के थ्रू डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ डिमांड यानी ऊपर का पोर्शन तो ईपी के जैसा ही है, ईवाई में भी चेंज ऑफ डिमांड फर्स्ट आएगा तो सेकंड इनकम है, इसीलिए प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ इनकम जो है प्राइस की जगह इनकम को हम रिप्लेस करेंगे जब हम इनकम इलास्टिसिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग खत्म होता है। अगेन यहाँ पे कुछ डिग्रीज दिए गए हैं जिसे हम डिग्रीज ऑफ income elasticity of demand बोलते हैं. So let us see that in a very detailed manner. So I'm going to read it out, listen it out carefully. There are three main types of income elasticity of demand. These are, अगर आप देखो तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो डिग्री देखा गया था वो 5 तरीके का था, बट यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी 3 मेन डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन में देखा जाता है, जिनमें से फर्स्ट है positive income elasticity demand. So I'm going to read it out, listen it out carefully. When demand increases due to a rise in income of the consumer or demand decreases due to a fall in income of the consumer, then such a change in demand is known as positive income elasticity of demand. In fact, there are 3 types of positive income elasticity of demand. जब भी डिमांड बढ़ता है, अगर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा हो रहा है, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी तो आप डिमांड भी ज़्यादा करोगे, तो इस तरीके से इनकम बढ़ने की वजह से जब डिमांड भी बढ़ता है और इनकम कम होने की वजह से जब डिमांड भी कम होता है, इसका मतलब इसे एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी माना जाता है, क्योंकि एक का बढ़ना दूसरे भी बढ़ा रहा है और एक का कम होना दूसरे को भी कम कर रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम का माना जाता है। इसके अंदर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 3 डिग्रीज में ये पोर्शन को देखा जाता है। फर्स्ट है यूनिट इनकम इलास्टिसिटी डिमांड EY इज इक्वल टू 1। सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी यानी EY इज ग्रेटर देन 1। थर्ड है EY इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन unity. So let us see that the 3 concept in a very detailed manner. First I am going to read the first concept, listen it out. Unit income elasticity demand, when the change of the demand and the change of the income of the consumers are proportionately equal, then it is known as unitary income इलास्टिसिटी. सो यहाँ पे यूनिटरी का मतलब आपको पता है, जितना प्राइस चेंज होता है उतना ही जब डिमांड भी चेंज होता है उसे कहीं ना कहीं प्राइस में माना जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी सैलरी 10% इंक्रीज हुआ है
है और आपका डिमांड भी आपने 10% इंक्रीज किया है यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो EY इज इक्वल टू 1 जब आंसर आता है उसे यूनिट इनकम इलास्टिसिटी डिमांड माना जाता है। यानी इक्वली ये दोनों का साथ में बढ़ना या साथ में उतरना, यानी इनकम और डिमांड दोनों एक जैसे बढ़े और एक जैसे कम हो तो उसे यूनिट इनकम इलास्टिसिटी माना जाता है। सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि 1 से ज्यादा डिमांड जब देखा जाए यानी आंसर 1 से ज्यादा मिले। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। व्हेन द चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन दिस टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन टू बी ग्रेटर देन यूनिटी। जब भी पर्टिकुलर चेंज डिमांड के अंदर देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी इनकम जो है आपका सिर्फ 10% रेज हुआ, आपका सैलरी 10,000 था और अभी 11,000 मिल रहा है, बट आपने डिमांड जो है जो आपका 10% था उसको आपने 30% बना दिया, यानी 10% सैलरी इंक्रीज के साथ आपने 30% डिमांड को रेज किया, यानी 10 और 30 डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा डिमांड आपने रेज किया। तो इस तरीके से जब डिमांड जो है ज्यादा बढ़ जाए, सैलरी कम बढ़े फिर भी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 यानी EY इज ग्रेटर देन 1 ऐसा माना जाता है। थर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, EY लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ पे when change is demand is proportionately lesser than the change in income of the consumer, then this type of income elasticity of demand is known as lesser than unity। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड सिनेरियो हमने क्या देखा, थोड़ा इनकम बढ़ने के बावजूद ज्यादा डिमांड बढ़ जाना। यहाँ पे ज्यादा इनकम बढ़ा फिर भी डिमांड बहुत थोड़ा सा ही जब बढ़ता है तो उसे लेस देन 1 माना जाता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया बट उसकी डिमांड जो है उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, उसकी डिमांड ज्यादा इनकम यानी 30% हाइक जो है सैलरी में देखा गया, यानी 30% सैलरी बढ़ गया, 10,000 की जगह अभी 13,000 सैलरी मिल रहा है बट उसकी डिमांड जो 8,000 की थी वो सिर्फ 9,000 तक बढ़ा तो है बट कम बढ़े तो उसे कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी 1 माना जाता है, यानी EY इज लेसर देन 1 माना जाता है। सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द today's portion summarization in a very detailed manner. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So आज हमने डिटेल में क्या देखा, तो आज हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लास्ट 2 डिग्रीज के बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद हमने डिटेल में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पोर्शन देखा। उसके डिग्रीज के अंदर हमने पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिटेल में देखा है। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। सो टुडे वी हैव सीन अबाउट द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड and relatively inelastic demand in the price elasticity of demand. So relatively elastic demand का मतलब क्या, तो EP greater than 1। तो जब भी एक छोटा सा चेंज प्राइस में देखा जाए बट बहुत बड़ा असर डिमांड में देखा जाए तो उसे परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है। हमने ये देखा कि 10% जब प्राइस बढ़ता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो उसका डिमांड 30% तक कम हो जाता है, यानी 10 जो एक पोर्शन है उसमें ज्यादा डिमांड की कमी हो जाए तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। अगर हम इसी को ऑपोजिट में देखें 10% प्राइस गिरा और 30% डिमांड बढ़ गया यानी सामने वाले की, तो फायदा हो गई। तो इस तरीके से जब छोटा सा चेंज प्राइस के अंदर देखा जाए उसकी वजह से मेजर चेंज डिमांड में जब देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है, जिसको हम EP इज ग्रेटर देन 1। तो आंसर 30% डिवाइडेड बाई 10% तो आंसर आता है 3 यानी ग्रेटर देन 1। 1 से ज्यादा है ऐसा हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड EP इज लेस देन 1। EP इज लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो फिर भी डिमांड में बहुत कम चेंज देखने को मिले तो उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30% प्राइस हाइस देखा गया है, एक प्रोडक्ट 100 रुपीज में मिलता है और वो 130 का हो गया फिर भी उसका डिमांड 100 का था तो 95 का हो गया, यानी सिर्फ 5% रिडक्शन देखने को मिले तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाएगा। सो 20% राइज होने पे 5% की ही डिक्रीज होना, सो 20 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1/4 होगा, तो आंसर होगा 0.25। तो आपने देखा 0.25 1 भी नहीं होता, इसीलिए
वहां पे ईपी इज लेस देन 1 माना जाता है, जो कि प्राइस थोड़ा सा या ज्यादा चेंज होने के बाद भी जो है डिमांड में एक छोटा सा चेंज देखा जाता है, उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे खत्म होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। उसी तरीके से पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल का जब सैलरी यानी इनकम चेंज होता है, इनकम चेंज होने की वजह से इनकम अगर ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा हो, अगर इनकम डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी कम होता है। तो इनकम के चेंजेस के साथ जो डिमांड में भी इनकम की वजह से जो चेंज देखा जाता है उसको हम कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। डेफिनेशन और मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यही दिया गया है कि जब भी इनकम में जो चेंज आता है, इनकम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम अगर कम होता है तो उसका डिमांड भी कम होता है। इस तरीके का एक पोर्शन जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम फॉर्मूला की बात करते तो उसे ईवाई, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी बोला जाता है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईवाई बोला जाता है। ईवाई के अंदर जो है पोर्शन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कि यहाँ पे प्राइस की जगह इनकम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने डिटेल में देखा कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का भी डिग्रीज देखे जाते हैं और टाइप्स देखे जाते हैं, जो मेनली 3 पोर्शन में देखा जाता है। फर्स्ट वन है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जितना इनकम बढ़ता है उतना जो है उसका पोर्शन बढ़ता है, डिमांड का पोर्शन, और जितना इनकम इंक्रीज होता है उतना डिमांड भी इंक्रीज होता है। यानी दोनों जब एक साथ काम करता है, यानी वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है। इस तरीके से दोनों जैसे कनेक्शन के साथ देखे जाते हैं, इसीलिए इसको पॉजिटिव रिलेशन बोला जाता है। जिसके अंदर फर्स्ट है हमने जो देखा यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी देन 1, यानी EY इज इक्वल टू 1। यानी अगर 10% प्राइस ये 10% इनकम इंक्रीज हो रहा है तो 10% डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है इनकम तो डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है। यानी इक्वल पोर्शन में जब इनकम और डिमांड दोनों बढ़े और घटे तो उसे EY इज इक्वल टू 1 माना जाता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा EY ग्रेटर देन 1। सो EY ग्रेटर देन 1 का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अगर एक छोटा सा चेंज इनकम में देखा जाए, अगर 10% इनकम इंक्रीज हुआ और 30% डिमांड इंक्रीज मार्केट में देखा जाए, इसका मतलब एक छोटे से इनकम में चेंज की वजह से जो बड़ा सा चेंज डिमांड के अंदर देखने को मिलता है उसे जो है EY इज इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 1 का पोर्शन माना जाता है, जिसे हम एक पॉजिटिव इफेक्ट की तरह देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा EY लेस देन 1। EY लेस देन 1 की अगर हम बात करते, बहुत ज्यादा बड़ा मेजर चेंज इनकम में आया, यानी अगर सैलरी 10,000 है और 13,000 हो गया, उसके बावजूद डिमांड जो 8,000 का था वो सिर्फ 9,000 का हुआ, यानी बहुत छोटा सा चेंज। एक 30% इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी डिमांड सिर्फ 10%, इंक्रीज तो हो रहा है बट सिर्फ 10% हो रहा है, तो उसे हम EY लेस देन 1 बोलते हैं। जिसका आंसर आपने देखा था 1 से भी कम था, इसलिए वो लेस देन 1 कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में आज देखा था। आई होप you all have understood the today's portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.